हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग चैप्टर वाई डू वी फॉल इल को आगे आज कंटिन्यू करेंगे। पेप्टिक अल्सर्स एंड नोबेल प्राइज। फॉर मैनी ईयर्स एवरीबडी यूज टू थिंक दैट पेप्टिक अल्सर विच कॉज एसिडिटी रिलेटेड पेन एंड ब्लीडिंग इन द स्टमक एंड duodenum were because of lifestyle reason. Everybody thought that a stressful life lead to a lot of acid secretion in the stomach and eventually cause peptic ulcer. तो कई सालों तक लोगों को ये लगता था कि जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, मतलब स्टमक में जो अल्सर्स हो जाते हैं, उसके क्या कॉजेज़ होते हैं कि लाइफस्टाइल उनकी अच्छी नहीं होगी या फिर स्ट्रेसफुल लाइफ होगी, तो इस वजह से पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टमक में एसिडिटी होती है, ब्लीडिंग होती है। कई सालों तक लोगों को इसके बारे में नहीं पता था कि जो ये पेप्टिक अल्सर्स होते हैं वो किसी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। देन 2 ऑस्ट्रेलियन मेड अ डिस्कवरी दैट बैक्टीरियम। फिर बाद में 2 ऑस्ट्रेलियंस ने बताया कि एक बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया? हेलिकोबैक्टर पायलोरी। ये एक बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होता है पेप्टिक अल्सर्स के लिए। रॉबिन वॉरेन जो एक पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जिन पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हुआ है उनके स्टमक के लोअर पार्ट में कुछ स्मॉल कर्व लाइक बैक्टीरिया हैं। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा उसकी डिस्कवरी की, उसके बारे में पता किया उस बैक्टीरिया से क्या क्या नुकसान हो सकता है। फिर उन्होंने उससे देखा कि वो बैक्टीरिया क्या करता है, स्टमक में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्हीं के एक फेलो थे बैरी मार्शल, जिन्होंने इनके साथ और चीज़ें फाइंड की और उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया होता है वो क्या सोर्स होता है, यही कॉज करता है पेप्टिक अल्सर्स। उसके बाद में इन्होंने उसके एंटीबायोटिक्स बनाए, उसकी दवा बनाई, और जो पेप्टिक अल्सर पहले क्रोनिक डिजीज़ हुआ करती थी वो धीरे धीरे कैसी हो गई, क्योर्ड होने लगी, ठीक होने लगी। तो इस अचीवमेंट के लिए मार्शल और वॉरेन को नोबेल प्राइज़ मिला था 2005 में। Infectious disease. We have seen that the entire diversity seen the living world can be classified into few groups. This classification is based on common characteristic between the different organism. Organisms that can cause disease are found in wide range of such categories of classification. Some of them are virus, some of bacteria, some are fungi, some are single-celled animals, protozoan. Some disease are also caused by the multicellular organisms such as worms or different kinds. तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होती हैं। ये ऑर्गेनिज़म हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। इनमें कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, या फिर प्रोटोजोन हो सकते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीस, ये सब हो सकते हैं। तो इनसे बहुत डिफरेंट काइंड की डिजीज़ हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कॉलेरा। वायरल डिजीज़ हो गई जैसे कि मीज़ल्स, एड्स, पोलियो, कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा। फंगल डिजीज़ हो गई, स्किन डिजीज़ेस या फिर रिंग वॉर्म। प्रोटोजोआ कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे मलेरिया, कालाजार, अमीबोइसिस। हेलमिन्थीस जैसे कि आपको पता है एलिफेंटाइसिस, स्कैरसिस, ये सब डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट हो गए ये डिफरेंट टाइप के, जितने भी कैटेगरीज आपको पता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिन्थीस। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय द वायरस आर द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स। जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं कि वायरस से बहुत टाइप की डिजीज़ हो सकती हैं, बैक्टीरिया से हो सकती हैं, प्रोटोजोआ भी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। तो ये क्यों ज़रूरी है कि जो डिजीज़ हो रखी है वो किस इन्फेक्शियस एजेंट से हो रखी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? द आंसर इज़ दैट दीज कैटेगरीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़। तो इसका आंसर क्या है कि अगर हमें पता होगा कि किस ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ हो रखी, तो उसका हम ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से कर पाएंगे। तो किसी भी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हमें पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये डिज़ीज़ किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू हुई है। तो ये मेंबर्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो वायरस, बैक्टीरिया, इन सब किसी भी ग्रुप से हो सकते हैं। All virus, for example, live inside the host cell, whereas bacteria very rarely do. Virus, bacteria and fungi multiply very quickly, while worms multiply very slowly in comparison. तो अगर हमें पता होगा कि वायरस से हुई है या बैक्टीरिया से, तो उसका ट्रीटमेंट करना आसान है। जैसे कि वायरस, जितने भी टाइप के वायरस हैं वो मोस्टली वो कहाँ रहते हैं, होस्ट सेल के, मतलब जिस सेल से अपना जिसमें डिजीज़ कॉज करे उस सेल के अंदर रहते हैं, जबकि बैक्टीरिया ऐसा नहीं करते हैं। ठीक, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, जबकि जो ये वॉर्म्स होते हैं वो बहुत ही स्लो मल्टीप्लाई होते हैं। ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर दैन वायरस एंड वाइस वर्सा। तो हम लोग को पता है कि जैसे अगर किसी एक कैटेगरी से कोई भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है,
तो उसके सारी कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होंगी, लगभग सेम होंगी। जैसे जितने भी बैक्टीरिया उनकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, सेम होंगी। इसी तरीके से जो वायरस होंगे उनकी आपस में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट करना इसीलिए आसान हो जाता है जब अगर हमें पता हो जाता है कि किस ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ हुई है। दिस मीन्स दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया। जैसे बताया कि बैक्टीरिया, अगर सारे बैक्टीरिया सेम है तो सारी लाइफ प्रोसेस भी क्या होंगी, सेम होंगी। इसी तरह से वायरस भी अगर है तो सारे वायरस की क्या होगी, लाइफ प्रोसेस सेम होगी। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग या कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है वो ईजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया एंटीबायोटिक्स, अगर हम एक मेडिसिन है उसका यूज़ कैसे किया जा सकता है। दे कॉमनली ब्लॉक द बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरिया। तो जो एंटीबायोटिक्स होती है वो क्या काम करती है, जो बैक्टीरिया होता है उसका एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसको स्टॉप कर देती है। वो क्या करती हैं, जैसे बैक्टीरिया क्या आता है, सेल वॉल बनाता है, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक्स होती है वो क्या कर देती हैं, सेल वॉल को बनाने से रोक देती हैं। अब जब बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बना पाएगा तो वो ग्रो भी नहीं कर पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी और वो जिसको भी इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया से वो क्योर हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। The antibiotic penicillin block the bacterial process that build the cell wall. As a result, growing bacteria become unable to make cell wall and die easily. और ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचेगा एंटीबायोटिक से। क्यों नहीं नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ह्यूमंस में सेल वॉल होती नहीं। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, सेल वाले चैप्टर में, कि ह्यूमंस जो एनिमल सेल होती वो उसमें सेल वॉल नहीं होती। जो एंटीबायोटिक्स होती है तो केवल किसे नुकसान पहुंचाएंगी, बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएंगी और उसके सेल वॉल बनना रोक देंगी, जिससे वो बैक्टीरिया मर जाएगा। और ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचेगा एंटीबायोटिक से, क्योंकि ये सेल वॉल नहीं बनाते हैं। So human cell do not make a cell wall anyway, so penicillin cannot have such an effect on us. Penicillin will have the effect on any bacteria. तो penicillin जो एंटीबायोटिक है वो किसी भी बैक्टीरिया पे इफेक्ट कर सकती है। Similarly, many antibiotic work against the many species of bacteria. इसी तरीके से कई सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कई टाइप के बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाती हैं। बट वायरस डू नॉट यूज़ दीज पाथवेज एट ऑल। लेकिन वायरस में सेल वॉल नहीं होती है, इस वजह से जो भी वायरल डिजीज़ होती है उसमें किसी भी टाइप की एंटीबायोटिक वर्क नहीं करती, क्योंकि एंटीबायोटिक का सिर्फ यही काम होता है कि वो सेल वॉल को बनना स्टॉप कर देती है। अब जब वायरस में सेल वॉल बन ही नहीं रही है तो एंटीबायोटिक का उस पर कोई नुकसान नहीं होता। तो अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो रखा है तो अगर वो एंटीबायोटिक कंज्यूम कर रहा है उस कॉमन कोल्ड को ख़त्म करने के लिए, तो कॉमन कोल्ड ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई असर ही नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को बैक्टीरियल और वायरल दोनों टाइप का इन्फेक्शन हो रखा है तो एंटीबायोटिक वर्क करेगी, केवल किस पार्ट पे, बैक्टीरियल पार्ट पे, वायरल पार्ट पे इफेक्ट नहीं करेगी। मीन्स ऑफ स्प्रेड मीन्स है कि किस तरीके से जो ये डिजीज़ हैं वो हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र होती हैं। तो मैनी माइक्रोबियल एजेंट कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन द वैरायटी ऑफ वेज। इन अदर वर्ड दीज कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो आर ऑल्सो कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये कई सारी डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ईजिली ट्रांसफ़र हो सकती हैं, स्प्रेड हो सकती हैं, इसलिए इन डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू द एयर। तो ये कई टाइप के होते हैं, जैसे ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। तो फर्स्ट होगा कि एयर बॉर्न डिजीज़ या फिर स्प्रेड ऑफ डिजीज़ थ्रू द एयर। तो एयर के थ्रू कौन सी डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है, जैसे कि हो गया कॉमन कोल्ड हो गया या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तब जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज़ करता है या कफ करता है तो उसकी फाइन ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, एयर में रह जाती हैं। तो अगर उसके आसपास कोई हेल्दी पर्सन खड़ा है और वो उसको ब्रीथ इन कर लेता है तो ड्रॉपलेट्स भी क्या होती हैं, हेल्दी पर्सन के अंदर चली जाती हैं और उससे भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल हो गए कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, जो डिजीज़ एयर के थ्रू स्प्रेड होती हैं। सेकेंड है वाटर बॉर्न डिजीज़, जो वाटर के थ्रू डिजीज़ स्प्रेड होती हैं, जैसे कि कॉलेरा। तो अगर कोई भी पर्सन जो एक्सक्रीटर है उसमें मतलब वाटर में मिक्स हो जाए किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई अदर पर्सन उसको ड्रिंक कर लेता है तो उसके आसपास जो भी पर्सन रह रहे होंगे अगर वो इस तरह से इन्फेक्टेड वाटर को ड्रिंक कर लेंगे तो उन्हें भी क्या हो जाएंगी, ये डिजीज़ हो सकती है। इसलिए इन डिजीज़ को हम बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस। इसके एग्जाम्पल हैं कॉलेरा। फिर नेक्स्ट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डिजीज़ दैट ट्रांसमिटेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर ये डिजीज़ जो होती हैं फ्रॉम वन पार्टनर टू अदर पार्टनर ट्रांसफ़र हो सकती हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल हो गए एड्स, सिफिलिस, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी स्प्रेड हो सकती हैं, जैसे कि
जैसे कि हो गया कि ये कोल्ड हो गया, अगर किसी को टच कर लिया, फिर मीज़ल्स हो गए, ये सब भी फिज़िकली कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्प्रेड ऑफ डिजीज़ थ्रू द वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। का कॉमन एग्जांपल है मॉस्किटो, हाउस फ्लाई। The commonest vectors we all known are mosquito. In many species of mosquito, the female need highly nutritious food from the blood in order to be able to lay mature eggs. Mosquito feed on many warm-blooded animals, including us. In this way, they can transfer disease from person to person. तो जो फीमेल मॉस्किटोज़ होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है। तो वो न्यूट्रिशियस फूड्स किससे लेते हैं? हम लोग से लेते हैं, हम लोग के ब्लड को सक करके। तो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को वो उसका ब्लड लेते हैं तो उसके साथ जो माइक्रोब होगा वो भी मॉस्किटो की बॉडी में चला जाएगा। जब वो मॉस्किटो किसी दूसरे पर्सन को बाइट करेगा तो वो जो जर्म है वो हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसकी वजह से डिजीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। तो स्प्रेड ऑफ डिजीज़ थ्रू द वेक्टर्स, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेक्टर्स। एग्जाम्पल हो गए मॉस्किटो और हाउस फ्लाइज। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम लोग का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।